जनपद चंपावत के कोतवाली चंपावत क्षेत्र अंतर्गत एक विभत्स घटना की जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की गई। अभियोग पंजीकरण करने के उपरांत हमारे द्वारा मौके का मुआयना करते हुए घटनास्थल पर RFSL रुद्रपुर की टीम को बुलाया गया। वहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साथ ही जिला चिकित्सालय ले जाकर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। मैं मेडिकल परीक्षण के बारे में जो भी हमारी रिपोर्ट्स में आया है उसके बारे में CMO साहब आपको ब्रीफ करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा जो टेक्निकल व मैनुअल इनपुट्स गैदर करने के लिए क्षेत्राधिकारी चंपावत के पर्यवेक्षण में 10 सदस्यीय SID टीम का गठन किया गया। इस टीम को सभी प्रकार के साक्ष्य एकत्रित करने के लिए हमारे द्वारा क्षेत्र में मामूर किया गया था। इसके अलावा जो पूरा घटनाक्रम जो हुआ है उसके संबंध में हमारे द्वारा टेक्निकल, मैनुअल, CCTV फुटेज इत्यादि साक्ष्यों का जब संग्रहण किया गया तो जो घटना वर्णित की गई थी उसमें भिन्नता पाई गई। पीड़िता के बयान व जो उसके साथ जो साक्षी थे उनके बयान और जो टेक्निकल इनपुट थे, इन सभी में विरोधाभास जब देखा गया तो हमारे द्वारा पूरे प्रकरण को लेकर के इसका रूट चार्ट बनाया गया, जिसमें घटना की सत्यता को लेकर के सवाल व संदेह खड़े हुए। हमारे द्वारा सभी साक्ष्यों का पिरोते हुए एक रूट चार्ट तैयार किया गया। वह घटना में वर्णित तथ्यों का जब उसमें हमारा एनालिसिस किया गया तो ये जानकारी संज्ञान में आई कि घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह वैसा होना नहीं पाया गया। पीड़िता से जब इस संबंध में पुनः बात की गई और उसके संबंध में उनसे जब विचारण किया गया तो पीड़िता द्वारा यह स्पष्ट किया गया, वह एक्सेप्ट भी किया गया कि जो घटना जिस प्रकार से वर्णित की गई वह घटना उस प्रकार से होना नहीं पाई गई है। यह कुछ लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र करके पूरा घटनाक्रम को रचा गया था। इसमें जो षड्यंत्र करता थे वह कमल रावत, उनकी एक महिला सदस्य, साथी व अन्य लोग, इन लोगों के द्वारा मिलकर के अब कमल रावत द्वारा पूर्व में एक प्रकरण को लेकर के वह अभियुक्त रहे हैं, जिसको लेकर के उसके मन में एक खेद था कि मैं जिन लोगों ने उस प्रकरण में उसकी पैरवी की थी उनके विरुद्ध वह बदला लेने की भावना से ग्रसित थे। इस जो हमारी नाबालिग पीड़िता है इसका प्रयोग करके, इसका यूज़ करके उनके द्वारा अपनी जो एक बदले की भावना है उसकी पूर्ति हेतु पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र को रचने के लिए उनके द्वारा जो पीड़िता है उसकी दोस्त की शादी के समारोह को उन्होंने प्लानिंग का अपना एग्जीक्यूशन डे माना। उस दिन पीड़िता अपने दोस्त के साथ अपने दोस्त की शादी के समारोह में सम्मिलित होने के लिए गई थी। समारोह जब ख़त्म हो गया तब वह उनकी प्लानिंग थी कि वो विनोद जो कि पीड़िता का दोस्त है उसके घर जाएंगे और वहाँ पर पूरा प्लानिंग जो उन्होंने की थी उसको अंजाम देंगे। क्योंकि विनोद पहले ही घटनास्थल से चला गया था, शादी समारोह से चला गया था, तो उनके उस प्लान की पूर्ति नहीं हो पाई। तो उन्होंने सोचा कि आज हम जो प्लान हमने बनाया है उसको एग्जीक्यूट जरूर करेंगे। तो उनके द्वारा ही विनोद के किसी परिचित का एक डेयरी के निकट जो आवास था उसको अपना घटनास्थल के रूप में चिन्हित किया गया। वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा स्वयं द्वारा वहाँ मौके पर पहुँच करके पूरा जो षड्यंत्र है वो रचा गया और इस प्रकार से पूरे षड्यंत्र को दिखाया गया कि यह एक सत्य घटना है। जबकि जिन व्यक्तियों के नाम तहरीर में नामजद किए गए हैं उन व्यक्तियों की मौजूदगी ना ही तो टेक्निकल आधार पर, ना ही जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनके आधार पर उसकी पुष्टि हो पाई है। उनकी मौजूदगी अन्यत्र कहीं पाई गई, घटनास्थल के निकट भी उनकी मौजूदगी नहीं पाई गई। तो इस पूरे प्रकरण में जो मास्टरमाइंड था वह कमल रावत, उनके महिला मित्र व उनके साथी थे, जिन्होंने पीड़िता का उपयोग करते हुए, उसका यूज़ करते हुए उसको झूठा प्रलोभन यह दिया गया कि उसके जो बीमार पिता है उनका उपचार करा जाएगा, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद की जाएगी। इस प्रलोभन और झांसे के चलते उसके द्वारा पीड़िता का यूज़ करते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे इस स्वांग को रचा गया और एक नाबालिग का यूज़ करते हुए उन्होंने नाबालिग के साथ इस प्रकार की विभत्स घटना कारित की जो शर्मनाक है, शर्मसार है। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि ये दुष्कर्म नहीं षड्यंत्र था, इसका भांडाफोड़ हमारे द्वारा किया गया है और जिन लोगों ने भी ये पूरा दुष्कर्म रचा है, षड्यंत्र रचा है, उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो FIR पंजीकृत है उसी के संबंध में हमारी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। बिकॉज अभी ये तथ्य संज्ञान में आया है और ये जो अनावरण हुआ है वो जो मेन पॉइंट था उसको लेकर के था। क्योंकि विवेचनात्मक कार्रवाई के अन्य पहलू भी होते हैं, उन पहलुओं को हमारे द्वारा विवेचना में समायोजित किया जाएगा और इसी प्रकरण में अगर इसकी वृद्धि होगी हम वृद्धि करेंगे या दूसरा अभियोग पंजीकृत किया जाएगा तो उस माध्यम से भी हम जो षड्यंत्र करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाएंगे। तो नहीं, अभी किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, उनसे भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। बिकॉज पीड़िता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष इस पूरे घटना की जो सत्यता है उसके बारे में उजागर किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष पीड़िता ने यह स्वीकारा है कि जो भी पूरा ये घटनाक्रम वर्णित हुआ था वह उस प्रकार से नहीं था, पूरा यह षड्यंत्र था। पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार का जो नामजद अभियुक्त उनके द्वारा कोई दुष्कर्म नहीं किया गया। मैडम, एक सोशल मीडिया में ये भी चल रहा है कि 50 लाख का प्रलोभन दिया गया करके, तो क्या हो?
ऐसा कोई तथ्य भी हमारे प्रकाश में नहीं आया है और ऐसा कुछ पाया जाएगा उसको जांच की जाएगी। प्रकरण बताया जैसा कि बताया कि पीड़िता के मित्र की शादी थी जिसमें वह अपने दूसरे मित्र के साथ बैठ करके उस शादी में सम्मिलित होने के लिए गई थी। पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष ये स्वीकार किया है कि जिनको नामजद किया गया है उनकी किसी प्रकार से पूरे प्रकरण में कोई संलिप्तता नहीं है और जो पूरा प्रकरण है वह कमल रावत, उनकी महिला मित्र व अन्य सदस्यों द्वारा रचित। जिस घर में नवीन कुमार सिंह का है। तो बताया जैसे कि बताया कि ये पूर्व की रंजिश के चलते उन्होंने पहले से ही प्लानिंग के तहत पूरा ये षड्यंत्र रचा था। उन्होंने एक घटनास्थल चिन्हित किया जहाँ पर पूरा अपनी जो षड्यंत्र की जो पूरी कहानी थी उसको वहाँ पे उसको होना वहाँ पे दर्शाया गया। जो नवीन का जो मूल घर है वह दूसरा है। यह घर उसकी डेयरी है। डेयरी के समक्ष के सामने 2 कमरे हैं। उसमें एक कमरे में उनका सामान रहता जिसको ताला लगा है, दूसरे कमरे में खाली पड़ा था जिसमें किसी प्रकार का कोई ताला इत्यादि नहीं था, इसीलिए उस कमरे का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। वापस जांच चल रही है। ऐसा कि सबको विदित है कि पीड़िता की माताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था और पीड़िता के जो पिता हैं वह अभी बीमारी से ग्रसित है। वो चलने फिरने में भी असमर्थ है और आर्थिक रूप से भी उनके पास कोई स्टेबल सोर्स नहीं है। तो इसकी आर्थिकी को समृद्ध करने के लिए मैं पीड़िता के पिता को इलाज कराने का प्रलोभन उनके द्वारा दिया गया। क्योंकि विक्टिम नाबालिग है और नाबालिग कभी षड्यंत्र स्वयं से नहीं रह सकती है, उसको तो मोहरा बना करके यूज़ किया गया है। जिस प्रकार से भी उसको यूज़ किया गया है वह हर प्रकार से विक्टिम ही है, तो उसको हम दृष्टिगत रखेंगे और विक्टिम को किस प्रकार से हम सहायता कर सकते हैं उस पर भी हमारे द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जो उनके पिता हैं पीड़िता के पिता पीड़िता के साथ ही थे पूरे समय और ऐसा पीड़िता के पिता चूंकि पुलिस के भी संपर्क में है, उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी भी प्रलोभन या लालच के जो अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा रहा है इस संबंध में कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया। मैडम द्वारा पीड़िता के पिता को किसी प्रकार से कहीं नहीं रखा गया है। पीड़िता के पिता अपने ही जो निजी जो भी उनकी व्यवस्थाएं थी उसमें वो रहे हैं। आज चूंकि पुनः पीड़िता के साथ आयोग द्वारा कुछ मजीद बयान इत्यादि की कार्रवाई की गई थी, तो उसी के संबंध में वो यहाँ उपस्थित आए थे। 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो किसके द्वारा की? राय कॉलर द्वारा ये सूचना दी गई थी कि शादी समारोह में गई एक व्यक्ति नाबालिग बालिका जो है वो मिसिंग है और उसको उसमें मदद चाहिए। तो क्या जो ये कमल रावत की महिला मित्र के रूप में जानी जाती है। इनको कुछ पैसे दे तथ्य अभी वर्तमान तक संज्ञान में नहीं आया। अच्छा मैम, बताया गया है कि पूरा षड्यंत्र इनके द्वारा रचित है, तो वो सारी घटनाक्रम जो हुई है जो दिखाया जा रहा है वह उन्हीं का प्लान का हिस्सा है। जब पूरा घटनाक्रम हमारे संज्ञान में आया, हमने टेक्निकल और मैनुअल इनपुट जब गैदर किए तो एक व्यक्ति विशेष की पीड़िता के साथ एक दिन में बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक कॉल्स थी जो उसी दिन की घटना को इंगित कर रही थी। साथ ही जो पूरा पीड़िता द्वारा अपने बयान में भी बताया गया, जब पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, उसकी पुष्टि मेडिकल में भी जो सीएमओ साहब अभी आपको बताने वाले हैं। जब पूरा घटनाक्रम नहीं होना पाएगा तो जब पीड़िता से मजीद किया गया, पीड़िता ने एक्सेप्ट किया कि मेरे जो रिश्ते में चाचा लगते हैं वो उनकी महिला साथी व अन्य लोगों द्वारा पूरा षड्यंत्र करके इस घटना को अंजाम दिया गया। कल 6 तारीख को सुबह 7:15 बजे पुलिस के द्वारा ये जिला अस्पताल में लाए गए थे और 7:30 बजे सुबह मेडिकल एग्जामिनेशन हमारे महिला चिकित्सक द्वारा शुरू कर दिया गया था। तो इसमें जो भी कार्रवाई हुई, जो हमारा प्रोसीजर है उसमें जो टाइम लगा वही लगा, बाकी हमने पूरा टाइम से करके पुलिस को हैंडओवर किया है। पूरे मेडिकल में देखा जाए तो उसके शरीर पर किसी तरह के कोई बाहरी चोट के निशान, किसी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। अंदरूनी आंच में भी इस तरह के कोई ज़बरदस्ती के कोई स्ट्रगल के निशान नहीं पाए गए। जैसे मैंने बताया उस पर शरीर पे किसी तरह के कोई निशान नहीं थे। रस्सी बांधने जो नोट के साइन आते हैं वो भी निशान नहीं थे और लेकर पैर तक किसी भी तरह के कोई किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसका कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह पूरे जैसे हमारे महिला चिकित्सक द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा है, उसको पूरा स्टडी किया है इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। क्लियर है, मामला क्लियर है, पूरा क्लियर है, बिल्कुल कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया। हमारा प्रोसीजर है जो हम जांच के लिए स्वैब लेते हैं, हेयर लेते हैं, जो भी चीज़ हम लेते हैं, कपड़े सील करते हैं, वो तो हमारा प्रोसीजर है, वो हमने अपने करके पुलिस को दे दिया है। सर आपकी तरफ से पूरी हो चुकी है। हो चुकी है ना? ठीक है।